केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th केमिस्ट्री, ये 4th वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले हम सेकेंड ऑर्डर पढ़ेंगे। तो देखें ये एग्जाम्पल है, इसका ये वेग समीकरण है और इसमें हम क्या करेंगे, देखें डिफिनेशन क्या बनता है। तो दो डिफिनेशन बनती है। पहला क्या है, इस अभिक्रिया में दो मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं और इस वेग समीकरण में देखें ये दोनों मॉलिक्यूल्स अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं और ये सांद्रता को व्यक्त करने वाले पावर हैं 1 और 1 दोनों मिलकर 2 होता है, अर्थात सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। डिफिनेशन क्या होगी इसकी पहली, देखें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे द्वितीय कूट की अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर दो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे द्वितीय कूट की अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन देखें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में सांद्रता को व्यक्त करने वाले पदों के घातों का योग 2 होता है उसे द्वितीय कूट की अभिक्रिया कहते हैं। सोच कीजिए कि दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, ये बनाते क्या है, प्रोडक्ट। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए, इसका भी ए, यहाँ पर 0, यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल स्टेट। कुछ समय के बाद इसमें से x मात्रा घटता है, यहाँ से भी x घटता है और ये बन जाता है 2। यह होता है एट टाइम t। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम का प्रयोग करते हैं। तो आपको मालूम है R समानुपाती एक्टिव मास A एक्टिव मास B। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा K, वेग स्थिरांक हो गया, और यह A माइनस एक्स, दूसरा भी हो जाएगा A माइनस एक्स। यहाँ से R इज इक्वल टू लिख सकते हैं K A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू K, यहाँ से हो जाएगा A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और आगे बढ़े देखें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यह हो जाएगा dx अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K dt। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग करते हैं दोनों साइड में। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन dt। ये डायरेक्ट मैथमेटिकल टर्म है। यहाँ से देखें, अगर हम किसी फंक्शन को माने, अगर p मानते हैं A माइनस एक्स को, तो माइनस dp इज इक्वल टू माइनस dx हो जाएगा। और इसको रखने के बाद ये डायरेक्ट हम इसमें सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है A माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा kt अब प्लस c। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें एक नया कांस्टेंट आ गया c, और इस c को नाम देते हैं इंटीग्रल। c को नाम दिया जाता है c इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ से देखें इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन पे जाते हैं। तो एट इनिशियल स्टेट का मतलब है कि अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, अर्थात यहां से आप देखें t बराबर 0 है तो प्रोडक्ट x का मान भी क्या होता है, 0 होता है। और इस कंडीशन में आप पाएंगे कि जब इनिशियल कंडीशन का मान देखें, अर्थात अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो उस समय उत्पाद x का मान भी क्या होगा, 0
होगा। अब ये वैल्यू दोनों हम क्या करते हैं, 3 इनपुट करते हैं। यहाँ से देखें प्राइम इक्वेशन 3, प्राइम इक्वेशन यहाँ से देखें, इक्वेशन यहाँ से प्राइम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, तो ये पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा c = 1/a, ये प्राप्त होता है और इसे इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, 4 को हम 3 में पुट कर देते हैं। यहाँ से आप देखें फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से देखें इक्वेशन 3 एंड 4, इसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, क्या मिल जाएगा। यहाँ से देखें 1/a माइनस x = kt, अब प्लस हो जाएगा 1/a, ये इस साइड में आ जाएगा, यहाँ से kt बराबर हो जाएगा 1/a माइनस x और 1/a। और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ से देखें k बराबर हो जाएगा 1/t, ब्रैकेट में 1/a माइनस x माइनस 1/a। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम याद करने के लिए आसान होता है कि k = 1/t, 1/a माइनस x माइनस 1/a। अब इसके बाद यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। एक इक्वेशन और बनेगा, यहाँ से देखें, या इसको देखें आगे। अब हम यहाँ से निकालेंगे, यह इक्वेशन नंबर हो गया आपका 5। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, तो t बराबर सॉल्व करेंगे तो t बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/k, ब्रैकेट में 1/a माइनस x माइनस 1/a। यह हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब हम लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड, यह हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, यहां से आप देखें कि उत्पाद की मात्रा कितनी हो जाए, जितना है उसका आधा, तो उस समय को हम नाम देते हैं, समय को ही कहते हैं अर्ध आयु काल। अर्थात देखें परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण होने में या आधा भाग क्रिया करने में जितना समय लगता है उस समय को अर्ध आयु काल कहते हैं। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 6 में पुट करते हैं। यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से देखें 6 में रखें, यहाँ से क्या हो जाएगा t हाफ = 1/k, ब्रैकेट में 1/a माइनस a/2 माइनस 1/a। a में से a/2 घटेगा तो a/2 बचेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे भी है यहाँ भी है, a में से नीचे कॉमन हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं t हाफ = 1/k × 1/a हो जाएगा। अब इसके बाद एक कांस्टेंट है, यहाँ से लिख सकते हैं t हाफ प्रोपोर्शनल 1/a। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। अब आप पाएंगे इसका मतलब द्वितीय कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु काल अपनी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था k का डेरिवेशन और इसके बाद t हाफ और a में संबंध। अर्थात एक बार और देखें, द्वितीय कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु काल अपनी प्रारंभिक सांद्रता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह a है और प्लस b है, गिव्स आवर प्रोडक्ट बनता है। और इस कंडीशन में आप देखेंगे अगर दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उस समय हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस x b माइनस x और बन जाएगा 2x। ये क्या होगा किस कंडीशन पर, तो यह हो गया इनिशियल स्टेट पर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा एट टाइम t। अब यहाँ देखें डायरेक्ट हम यूज करते हैं कौन सा नियम, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल एक्टिव मास A एक्टिव मास B, और R को क्या लिख सकते हैं dx/dt = k, ब्रैकेट में a माइनस x b माइनस x।
यह हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, यहां से देखें dx अपान a माइनस एक्स और b माइनस एक्स एक साथ हो गया और यह इज इक्वल टू हो जाएगा k dt। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको देखें यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है ध्यान दें। यहां से आप देखें इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा ये इंटीग्रेशन dx अपान a माइनस एक्स ब्रैकेट में b माइनस एक्स और इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt। अब इसके बाद इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन को इसको तोड़ने के लिए हम देखें क्या करते हैं, यहां से सबसे पहले यहां देखें हम लिख सकते हैं a अपान a माइनस एक्स और प्लस b अपान b माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। और यह इज इक्वल टू इसके जगह पर हो जाएगा 1 अपान a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के जगह पर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब यहां से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहां से a ब्रैकेट में हो जाएगा b माइनस एक्स और प्लस b ब्रैकेट में a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए तो इसको आप देखेंगे यहां से क्या होता है, अगर हम x इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ a इज इक्वल टू 1 अपान b माइनस a। अगर x बराबर हम b पुट कर देते हैं तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू यहाँ से देखें ये 0 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 अपान a माइनस b। इसका मतलब इसमें a और b को हम वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां से आप देखें ये वैल्यू प्राप्त हो गया है आपका। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन देखें इंटीग्रेशन a dx अपान a माइनस एक्स और प्लस b यहां से देखें dx अपान a माइनस b माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt। अब ये वैल्यू a और b का इसमें पुट किया जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा देखें 1 अपान a माइनस b इंटीग्रेशन dx अपान a माइनस एक्स और प्लस यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर आप पाएंगे 1 अपान a माइनस b, यहां से देखें b माइनस से हो जाएगा b माइनस a। अब इसके बाद इंटीग्रेशन dx अपान यहाँ से हो जाएगा b माइनस एक्स और इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखें क्या प्राप्त होता है, ये हो जाएगा -1 अपान इसको लिख सकते हैं a माइनस b और log हो जाएगा ब्रैकेट में a माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 अपान a माइनस b और log b माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें a और b कॉमन ले लेंगे हम, तो a और b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान a माइनस b और यह हो जाएगा log a माइनस एक्स माइनस log यहाँ से b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब इसके बाद ये यहाँ से हो जाएगा 1 अपान a माइनस b इज इक्वल टू b log यहाँ से हो जाएगा a माइनस एक्स अपान b माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं के टी प्लस सी, ये इक्वेशन नंबर 3 इसको कर लेंगे। ये था आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में आएंगे क्या होता है, यहां से देखें इनिशियल एट इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में क्या होता है t इज इक्वल टू 0 तो x इज
इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 0, अर्थात अब क्रिया प्रारंभ नहीं है तो उस समय उत्पाद का मान 0 होता है। जब इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ से t0 और ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से देखें इक्वेशन 3, तो c इक्वल टू मिल जाएगा c इक्वल टू 1 अपान a माइनस b और यहाँ से log a अपान b, यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इस c की वैल्यू को हम क्या करेंगे 3 में पुट करेंगे, तो यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 we can write क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें 1 अपान a माइनस b और log यहाँ a माइनस x अपान b माइनस x और इक्वल टू a t प्लस 1 अपान a माइनस b log a अपान b। अब इसको हम इस साइड में लाएंगे, यहाँ से आप देखें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से मिल जाएगा आपका kt इक्वल टू, यहाँ से देखें kt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपान a माइनस b ब्रैकेट में log कितना हो जाएगा a माइनस x अपान b माइनस x और माइनस log यहाँ से देखें log a अपान b, ये माइनस दोनों है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं kt बराबर 1 अपान a माइनस b ब्रैकेट में, यहाँ से देखें log बेस ही रहेगा, ध्यान देंगे बेस e और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा b अपान a इंटू a माइनस x अपान b माइनस x और ये फार्मूला प्राप्त होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं बेस ई को हटाएंगे, तो यहाँ से देखें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से k बराबर, अब 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेस के लिए, यहाँ से हो जाएगा 2.303 अपान टी log बेस कितना हो गया 10 और हो जाएगा b अपान a ब्रैकेट में, यहाँ से a माइनस x है अपान b माइनस x, यह हो गया इक्वेशन नंबर 5। और t बराबर यहाँ से निकालेंगे तो t बराबर देखें 2.303 है अपान देखें यहाँ a माइनस b भी है, यहाँ पर देखेंगे तो यह हो गया a माइनस b और यहाँ हो जाएगा k log बेस 10 और उसके बाद b अपान a, यहाँ से हो जाएगा a माइनस x अपान b माइनस x, यह इक्वेशन नंबर यहाँ से आपका 6 हो जाएगा। तो ये था आपका, यहाँ से देखें ये जो है e को हटाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये b हो गया, यहाँ से t नीचे आ गया, तो ये दो फार्मूला बनते हैं और इस ये है अगर सांद्रता अलग अलग है तो उस कंडीशन में ये फार्मूला जो है प्राप्त होते हैं वेग स्थिरांक का। ये था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, तृतीय कोट की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, यहाँ से आप देखें यहाँ भी दो डिफिनेशन हम बताएंगे। पहला क्या मॉलिक्यूल्स इसमें भाग ले रहे हैं, 2 SO2 का और 1 ऑक्सीजन का, भी 3 मॉलिक्यूल्स इस केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 3 हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि तीनों की सांद्रता पर इसका वेग भी प्रभावित होता है, इसलिए तृतीय कोट की अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एक डिफिनेशन दी हो गई। दूसरी क्या, सांद्रता को व्यक्त करने वाले जो पद हैं उनका पावर जोड़ें तो 2 और 1 3 होगा, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो दोनों की डिफिनेशन देखें क्या होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग 3 अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे तृतीय
तृतीय कूट की अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में सांद्रता को व्यक्त करने वाले पदों के घातों के योग 3 होता है, इसलिए थर्ड ऑर्डर अर्थात तृतीय कूट की अभिक्रिया कहते हैं। या ए हो गया, बी हो गया और प्लस सी, ये सभी मिलकर के बनाते हैं क्या? प्रोडक्ट। यहां से आप देखेंगे इसकी कंसंट्रेशन ये भी ये भी ये, और यहाँ पर 0 है, यह हो जाएगा इनिशियल स्टेट। यहां से देखें अगर ये -x, यहाँ पर भी ये -x, ये भी ये -x, तो यहाँ बन गया 3x और प्रोडक्ट बन गया एट टाइम हो जाएगा t। अब यहां से स्टार्ट करें। यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, यहां से क्या हो जाएगा? आर प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ए, एक्टिव मास बी, एक्टिव मास सी। इसको लिख सकते हैं ds अपॉन dt इज इक्वल टू के, और सब मान सेम है इसलिए इसको लिख सकते हैं ये -x का क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आगे बढ़े, यह हो जाएगा dx अपॉन a माइनस x का क्यूब इज इक्वल टू के dt, यह इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहां से आप देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब आप देखें यहां से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन a माइनस x का क्यूब और इज इक्वल टू के बाहर, और ये हो जाएगा dt। अब आप देखें अगर यहाँ माइनस, अगर p मानते हैं इसको ये -x को, तो -dp हो जाएगा और ये पावर -3 हो जाएगा, एक जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ भी -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, और डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं 1/2 ब्रैकेट में a माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा kt अब प्लस c, इक्वेशन नंबर 3। और जहां c क्या है तो c इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल यहां से कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको हमें निकालना है c की वैल्यू, तो वही कंडीशन पुराने जो नियम थे उसी की तरह से हम पहुंचेंगे। तो यहां लिखेंगे एट इनिशियल स्टेट में क्या होता है तो x, यहां से देखें t बराबर 0 अर्थात अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो उस समय प्रोडक्ट x का मान भी 0 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, तो यहां से देखें फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इसके बाद क्या हो जाएगा तो ये भी 0, ये 0 अर्थात यहां से मिल जाएगा c इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 1/2a स्क्वायर, यह इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 c की वैल्यू 3 में पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद देखें रिजल्ट हमारा प्राप्त क्या होता है। इस कंडीशन में देखें यहां से यह हो जाएगा फ्रॉम यहां से इक्वेशन 3 एंड 4, इससे क्या हो जाएगा c की वैल्यू रखिए तो यहां से हो जाएगा 1/a माइनस x का होल स्क्वायर, या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt प्लस 1/2a स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस, यहां से मिल जाएगा kt बराबर 1/2 बाहर 1/a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। अब इसमें k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 1/2t ब्रैकेट में 1/a माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस स्क्वायर। वैसे यहां से इसको भेज सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ये फंक्शन कटेगा, लेकिन याद करने में आसानी होती है इसलिए इस फार्मूले को रखें यहीं पर। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5।
इसी तरह से t बराबर क्या हो जाएगा 1/2 के ब्रैकेट में 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। यह हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब इसको हाफ लाइफ पीरियड की चर्चा हम करेंगे। यहां से आप देखें क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, इसमें क्या होता है देखें। यहां से आप पाएंगे कि अगर x इज इक्वल टू कितना हो जाए a/2 तो t इज इक्वल टू होगा t हाफ। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण होने में या आधा भाग अभिक्रिया करने में या उत्पाद में बदलने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। अब ये वैल्यू इसमें 6 में पुट करेंगे। यहां से देखें फ्रॉम इक्वेशन यहाँ 6 अब क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 के ब्रैकेट में देखें 1/a माइनस a/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 के ब्रैकेट में देखें क्या हो जाएगा a माइनस a/2 को स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा तो 3/2 के ब्रैकेट में 1/a स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पर लिख सकते हैं टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/a स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा 7। अर्थात थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अर्ध आयु काल अपनी प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और ध्यान दें, इस समीकरण के अनुसार तृतीय कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु काल अपनी प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन इसके पहले सेकेंड पढ़े थे, तो ये कंप्लीट आपका